इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। तुरफ़ा तमाशा की एपिसोड 39 है आज। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे दोस्त, हमारे एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आप आज हम बात करने वाले हैं महंगाई के हवाले से। हर तरफ महंगाई की गूंज है, महंगाई के बारे में जो है लोग कंसर्न हैं, परेशान हैं। पूरी दुनिया में जो है ये महंगाई के मामलात हैं, पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको दिख रही हैं चीज़ें। पेट्रोल की प्राइस जो है वो अचानक बढ़ जाती है और जिसकी प्रोडिक्शन सलमान भाई कर चुके थे पहले भी कि ये जो पेट्रोल है, ऑयल प्राइसेस जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही हैं और वही हुआ जिसका डर था। ये प्राइसेस जो हैं वो इतनी इस हद तक बढ़ गई कि अब जो है वो आवाम की चीखें निकल रही हैं। तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या मामलात हैं, सलमान भाई साथ जानने की कोशिश करेंगे और सलमान भाई से पूछेंगे कि सलमान भाई ये क्या मसला है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, इसको कंट्रोल नहीं किया गया या किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। साथ साथ आप देखिए एनर्जी क्राइसिस हैं, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं। जो बिजली के नर्ख हैं वो भी, उसमें भी इजाफा हो जाएगा। शेयर खुर्दनोश हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी किस्म का सिस्टम हमें इन प्लेस नहीं नज़र आता। तो क्या सिर्फ ये पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान में ही ये महंगाई है, या पूरी दुनिया के अंदर ही जो ये मामला ख़राब चल रहे हैं? जी। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि ये फिनोमेना ग्लोबल है या जो है वो जस्ट पाकिस्तान से जो है वो मुतासर हुआ है, लेकिन ये फिनोमेना ग्लोबल है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को कि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस है, जो कि आज हमने टॉपिक अपना सेलेक्ट किया है और उसका इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान में। पहले आपको ये बात समझनी होगी कि जब कोविड के बाद मार्केट दोबारा से खुली है और दोबारा से ओपन हुई है, तो बताया ही गया हमें कि एकदम डिमांड क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई जो है चीज़ों की उसको मीट नहीं कर सकी। और एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब किसी चीज़ की जो है वो सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, तो उसकी जाहिर सी बात है उसकी प्राइसेस जो है वो हाइक कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं और आगे चल जाती हैं। अब आप ये ज़रूर देखिए कि एक नैरेटिव हमें ये जो दिया गया ग्लोबली, और एक बात यह है कि हमें ये क्रिटिकली सोचना चाहिए इस बात पर कि कोविड जब एकदम अपने आखिरी मराइल में आया और दुनिया ओपन हुई, तो क्या ये डिमांड जो है वो कोविड से पहले जो नॉर्मल डिमांड थी, क्या उससे ज़्यादा हो गई है अचानक, या वही डिमांड हम बस रिस्टोर करने गए? और अगर हम रिस्टोर करने गए तो अब हम व्यूवर्स को सोचने पे ये बात मजबूर कर रहे हैं कि अगर हम ये सिर्फ रिस्टोर कर रहे हैं दोबारा से जैसे प्री कोविड एरा पे, तो क्या वो वाली सप्लाई जो है जो प्री कोविड एरा की थी वो अब दोबारा से नहीं आ सकती, या उसमें क्या जो है वो हिकअप्स आ गए हैं जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई आपस में मीट नहीं कर सकती? जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो एनर्जी जो है वो क्राइसिस है, और उसमें पेट्रोल एक पार्ट है। एनर्जी क्राइसिस की हम जब बात करते हैं उसमें गैस भी है, उसमें कोल भी है, उसमें जो है आपके ये गैसोलीन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अंदर विंड है और बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे थे एनर्जी के नाम पे। देखें, ये आर्ग्यूमेंट अपनी जगह पर कि एकदम दुनिया खुल गई, देखें एकदम दुनिया नहीं खुली है। अगर आप गौर से देखें तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 ईयर। अगर आप देखें पीछे से तो आहिस्ता आहिस्ता ये जाके जो है वो दुनिया खुली है, और जब दुनिया खुली है
तो ये बात पता थी सबको कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया खुलने जा रही है और इसकी डिमांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाके वहां तक आ जाएगी जहाँ पे प्री कोविड एरा में थी, यानी रिस्टोर हो जाएगी। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट कि दुनिया अचानक से खुल गई और अचानक से डिमांड आ गई, इस वजह से अचानक शॉर्टेज हो गई, ये मेरे ख्याल में एक क्रिटिकल थिंकर तो बाय नहीं करता और ना करना चाहिए उसे। क्योंकि देखें, लॉजिकल सोचें, थोड़ा लॉजिकल बात करें कॉमन सेंस की, ये हो नहीं। तो कुछ तो इसके मुहर्रिकात हैं और आज उन मुहर्रिकात पे हम जरा थोड़ा सा तफसीली बात करेंगे, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को ये इनवाइट करेंगे कि आप थोड़ा क्रिटिकली देखें चीज़ों को, ना कि आप सिर्फ जो है वो साउंड बाइट्स और जो हेडलाइंस और ट्रिकर्स समझ जाएं मेन स्ट्रीम मीडिया के, क्योंकि आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कभी भी डॉट मिला नहीं पाएंगे। तो उस रेफरेंस से हम कोट करने लगे आपको, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, वेल नोन है, दुनिया जानती है उसको, और मशहूर है ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के हवाले से, मतलब पहले से ही इनको जो है ये इंडिकेशन दे देते हैं बारे में। तो ये इनका कवर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें ये कह रहे थे एनर्जी शॉक। अब एनर्जी, जाहिर सी बात है, एनर्जी जो प्राइसेस होती हैं वो बेसिकली ट्रिगर करती हैं बाकी सारी प्राइसेस को, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि देखें, उसका ताल्लुक ट्रांसपोर्टेशन से है, उसका ताल्लुक पावर जनरेशन से है, उसका ताल्लुक हर वो चीज़ जो बन रही है उसका ताल्लुक, उसके पीछे जो है वो एनर्जी होती है जो आगे जो उसको जो है वो प्रोड्यूस करने में मदद देती है या ट्रांसपोर्ट में मदद देती है। तो चाहे आप एविएशन की बात कर लें, चाहे आप ग्राउंड लॉजिस्टिक्स की बात कर लें, चाहे आप चीज़ों की प्रोडक्शन की बात कर लें, सब जगह पे आपको एनर्जी का जो है वो मेन रोल लगता आ रहा है। तो ये द इकोनॉमिस्ट मैगजीन आप देखें द एनर्जी शॉक। अब देखें, अचानक से जो लोग कह रहे हैं कि अचानक से प्राइस नहीं, अगर आप पिछले 2-3 महीने 4 महीने पीछे चले जाएं, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो, अगर हमने ये बात पिछले चंद प्रोग्रामों में मेंशन भी की थी और बाकायदा आपको दिखाया भी था कि ये 2 बेंचमार्क जो है मशहूर है ज़माना, WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और जो है दूसरा जो है वो ब्रेंट है जो कि यूके बेस्ड है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रहे थे और रिकवर कर रहे थे। याद कीजिए, कोविड के ज़माने में जो है वो नेगेटिव में चले गए थे एनर्जी प्राइसेस, ठीक है। तो जो ममालिक स्मार्ट थे उन्होंने जो है वो अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक के मुआहदे कर लिए थे और उससे बेनिफिट उठा लिया था उस बेरिश ट्रेंड से, वो जो मार्केट जो है वो एकदम चीप प्राइसेस जब ऑफर करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने स्मार्ट लोग नहीं हैं, उनको इतना नहीं पता था कि इतना कम कभी भी प्राइसेस नहीं रहेंगे, प्राइसेस ने जो है वो बाउंस बैक करना है। तो अभी फायदा उठाया जाए बेरिश मार्केट का। आप अगर आप ये देखें गौर से, ये जो चार्ट हमने शो किया है, आप देखें नीचे एक डिप नजर आ रही है आपको जो नेगेटिव में जा रही है, ये वो कोविड का टाइम है जब जो है वो प्राइसेस एकदम जो है वो नीचे चले गए थे और नेगेटिव हो गए। और उसके बाद अब आप देखें इस चार्ट को गौर से, तो ये ऑल टाइम हाई पे है, अभी ये ऑल टाइम हाई पे है और हमने मैक्सिमम 5 साल से तक का लिया हुआ है ये चार्ट, और ये ऑल टाइम हाई है और ये ऊपर जा रहा है, सर्च कर रहा है। और अगर इसी तरह सर्च करता रहा और 90 क्रॉस कर गया, 95 क्रॉस कर गया और अल्टीमेटली 100 को टच कर गया, तो यकीन कीजिए कि आप हमारी तरह की जो थर्ड वर्ल्ड और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ये वेव दर वेव, लहर दर लहर जो है वो महंगाई का जो है वो प्रेशर हम पे आता चला जाएगा और जो कि हमें सस्टेन करने में बड़ा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो एक और हम आपको ये ब्रांड आप दिखा रहे हैं, आप देखें कोविड के ज़माने में डिप आपको नज़र आएगी, उसके बाद आप देखें ये भी ऑलमोस्ट हाई, ऑल टाइम हाई है और ये ऊपर की तरफ सर्च कर रहा है और ये करता चला जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक बात आप याद रखें कि उस ज़माने में ओपेक ने, सऊदी अरेबिया ने, सब ने मिलकर जो है कि इनको बहुत जो है प्राइसेस जो है वो कम पे देना पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल जो है सप्लाई शॉर्ट की और एकदम प्रोडक्शन कट की, जिसकी वजह से अब दोबारा से ये कह रहे हैं कि दुनिया खुली है और इनको दोबारा से उस प्रोडक्शन को रिस्टोर करना है प्री कोविड एरा पे। तो आप देखिए वो ट्रांजिशन जो है उस दौरान आपको ये ऑयल प्राइसेस का सर्ज नजर आएगा। और मैं आपको एक बात फिर आज के प्रोग्राम में प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स बहुत घबराए हुए बैठे हुए हैं, हमारे जो आम आवाम में घबराई बैठी है, महंगाई से बेचारी रिडन है, जाहिर सी बात है हर बंदे का घर का मसला है और हर घर का मसला है। मैं आपको एक और बात बता दूं, आप गुड न्यूज़ के तौर पर ले लें, देखिए ये प्राइसेस दोबारा से नीचे जाएंगे, ये प्राइसेस दोबारा से नीचे जाएंगे। अब हुकूमत पाकिस्तान को करना क्या है, हम आज वन लाइनर बता रहे हैं हमारा, हमने बहुत तफसील से बातें की, कॉमिक्स पे डिटेल में टेक्निकल बातें की। आज मैं आपको ले में बता रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि उन्होंने ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से टाई की हुई हैं
मतलब उनके साथ जोड़ी हुई हैं, अलाइन की हुई हैं। और जब जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बढ़ेगा हमें बढ़ाना पड़ेगा, और जो कि वो बढ़ा भी रहे हैं। आपको पता है पिछले 3 महीने में कितनी दफ़ा प्राइसेस बढ़ चुके हैं ऑयल के, और उसकी वजह से एक और जाहिर सी बात है, ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो वो ट्रिगर करती है बाकी सारी प्राइसेस को। मैंने आपको बताया वो प्रोडक्शन में यूज़ होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है। जब अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और नो लेस देन दिस, कि आपका एनर्जी मिनिस्टर नहीं आए, इमरान खान साहब आए हैं टेलीविज़न पे, जैसे कि वो आते हैं और आके कहें कि मैं आपको ये बात गारंटी करता हूँ, मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ ये बात, कि जैसे ही ये प्राइसेस नीचे जाना शुरू होंगे मैं आपको इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचाऊंगा। उसमें मैं कोई डिले नहीं करूंगा, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं चलेंगे। और यह मैं व्यूवर्स को बता देना चाहता हूं कि पिछले अदवार में जो पेट्रोलियम लीवी होती थी, यानी जो टैक्स होता था पेट्रोलियम पे, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, वो तकरीबन 1 लीटर पे 35 रुपए 40 रुपए तक करती थी। वो इस गवर्नमेंट ने लोवेस्ट कर दिए, मतलब सबसे कम लीवी जो है पर लीटर पे ये गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। फिर भी क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस इतनी हाई है, इसलिए आपका पेट्रोल जो है और जो है वो एनर्जी की प्राइसेस कहाँ से कहाँ चले गए। इमरान खान साहब को ये श्योरिटी देनी चाहिए मासेस को, पब्लिक को, और खुद आके, इससे कम पे बात नहीं होगी कि आपका कोई स्टेट बैंक का गवर्नर आ जाए। देखिए स्टेट बैंक के गवर्नर पे वैसे ही आपका ट्रस्ट डेफिसिट है आवाम का, सबको पता है कि वो इजिप्ट की इकोनॉमी तबाह करके आए, हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया। और हम इनवाइट कर रहे हैं अपने पब्लिक को कि आप शऊर और इदराक के लिए पढ़िए। जब हम बात आपको कह रहे हैं कोई चीज़, तो हम वसूख से कहते हैं, कॉन्फिडेंटली कहते हैं और रिसर्च करके कहते हैं, ऐसी बात नहीं करते। आप बाकर, ये जो रजा बाकर हैं स्टेट बैंक गवर्नर, आप देखें इनकी पिछली परफॉर्मेंस इजिप्ट के साथ क्या थी, क्या हाल इन्होंने इजिप्ट की इकोनॉमी का, क्या क्या वहाँ पे इन्फ्लेशन ही छोड़ दिया है। चाहे इससे पहले शौकत तरीन साहब की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो थे आपके हफीज पीरजादा थे, ये सब IMF, वर्ल्ड बैंक, हम कितनी दफ़ा बता चुके हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब वहाँ पे होते हैं, वहाँ के पेरोल पे होते हैं, वहाँ का एजेंडा परस्यू कर रहे होते हैं। हमने आपको किताब भी रिकमेंड की थी, इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन, पढ़िए, रिसर्च कीजिए कि क्यों आते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इन पे मत जाएं। इमरान खान साहब खुद डायरेक्टली इंटरवीन करें, और उन्होंने किया भी है। 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था असद उमर साहब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उन्होंने बहुत सारी अशय खुर्दनोश की चीज़ों में भी और बाकी चीज़ों में भी, जो सेल टैक्स था बहुत सारी चीज़ों में, वो उसको जो है वो तकरीबन आधा कर दिया है। और अब वो टारगेटेड सब्सिडी की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में, ऑयल प्राइसेस में वगैरह में टारगेटेड सब्सिडी दी जाएंगी। और अगर आप देखें, मवाजना कराएं, आप आलमी कीमतों से मवाजना कराएं पाकिस्तान में कीमतों का, तो आप देखेंगे कि उस रेशो से कीमतें पाकिस्तान में नहीं बढ़ी हैं जिस रेशो से आलमी मंडी में बढ़ी है। तो ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इजाफा किस जो है वो शरह से हुआ है, और आलमी मंडी में उसी चीज़ का जो है वो इजाफा किस शरह से हुआ है। तो आप, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये आपके सामने है। और ये हम आपके सामने इसीलिए पूरा केस रख रहे हैं कि आप इसका एक होलिस्टिक व्यू लें, ना कि जो है लेमैन की जो बात है कि बिल्कुल वो बस हर ज़बान ज़दे आम एक बात है कि भाई महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, सबको पता है महंगाई है। हल क्या है इसका, कैसे हल होगा, कब तक ये रहेगी, कब ये नीचे आएगी, कैसे ही नीचे आएगी, हम आपको इन सवालों पर जो है वो मजबूर कर रहे हैं और इसके जवाब देना चाह रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपको एक इन्फॉर्म व्यूवर्स के तौर पर आप ये जो है वो देखें प्रोग्राम, और उसको आप आगे बढ़ाएं बात को, तो पॉजिटिव बात है। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब आके जब ये बात करेंगे आवाम के सामने और कहेंगे कि जैसे ही ये नीचे आना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने टाइट किए हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट से, ओके वी गॉट इट, हमने ये बात समझ ली कि भाई इंटरनेशनल मार्केट जा रही है ऊपर, तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, हम खुद तो ऑयल निकालते नहीं है। बाय द वे ये गलत बहस है कि अभी तक जब हमारे वहाँ डिस्कवर करने के जो है मौके थे, तो हमने क्यों डिस्कवर नहीं की ऑयल एंड गैस, ठीक है ना, वो एक अलग बहस है, वो करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब पर भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले अदवार पे आप नहीं सिर्फ पिन पॉइंट कर सकते, यहाँ पर भी आपने एक्सप्लोरेशन के लिए बाहर से लोगों को बुलाना था, और यहाँ पे भी करनी थी। एक आधा दो जगह से आपको निकल जाता तो आपको आज सपोर्ट होता ना, लेकिन आपने नहीं किया। स्टोरेज कैपेसिटी हमने नहीं बढ़ाई, ठीक है ना, जब कोविड के ज़माने में सस्ता ऑयल मिल रहा था, उस ज़माने में हम लेके स्टोर कर लेते, तो आज वो प्लानिंग का जा नजर आता है। असद उमर साहब प्लानिंग के वो हैं, मिनिस्टर हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि भाई कहाँ है प्लानिंग, क्वेश्चन मार्क है आपके प्लानिंग पे। देखें, इससे पहले पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दौर में यही सारे मिनिस्टर आके आपको स्टैट्स बताते थे, ठीक है ना, कि ये नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, ये जा रहा है। देखें, ये बताना बड़ा आसान काम है।
आप और मैं ये जो है मैराथन कर सकते हैं, लंबी ट्रांसमिशन 6-6 घंटे की, जिसमें हम पूरे स्टेट्स लेके बैठते हैं, और ये बड़ा आसान काम है। जब आप हो ना मिनिस्ट्री में, जब आपका काम हो, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जब आपके हाथ में पावर हो, उस वक्त आपको करके दिखाना होता है, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इन्होंने बातें बहुत सारी कर दी थी, और मैं इनके मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बोलता भी आया हूँ कि बहुत सारे मिनिस्टर जो सिर्फ रीट्वीट करते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो अगला इलेक्शन में आपको इसके नतीजे जो है ना वो नजर आ रहे हैं सामने। तो लेकिन प्लानिंग के सलमान भाई बात ये है कि मतलब अगला इलेक्शन टारगेट नहीं होना चाहिए ना, टारगेट तो आवाम की फलाह बहबूद होनी चाहिए। उसके लिए आपको जो भी इकदाम उठाने पड़े वो उठाएं, चाहे उसके अंदर आप किसी मिनिस्टर को रिप्लेस कर रहे हो, उनको हटा रहे हो उनके पोर्टफोलियो से। मतलब इसमें तो पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि यार मेरी पसंदीदा शख्सियत है या असद उमर है, मैं इन पर ट्रस्ट करता हूँ, ये मुझे मेरे ट्रस्ट को कभी तोड़ेंगे नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अगर, तो डोंट यू थिंक कि बगैर किसी चीज़ों को देखते हुए आवाम का सोचे और उसी तरीके के जो वो इकदाम हैं वो उठाने चाहिए, ताकि आवाम को जो है वो जितना ज़्यादा रिलीफ मिल सके वो मिले। क्योंकि आवाम तो पहले ही पिसी हुई इतनी ज़्यादा, आम आदमी को तो ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। उसको तो नहीं कंसर्न कि द इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला, या उसको नहीं पता कि भाई ग्लोबली जो है वो सप्लाई चेन के क्या मामला चल रहे हैं। तो आम आवाम के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि जिससे उनको थोड़ी सी तो उनके जख्मों के ऊपर मरहम हम रख सकें? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा है या जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, आपको सबसे पहले काबीना में रिशफलिंग करनी चाहिए थी। हम तो बहुत पहले से बात कर रहे हैं, आपको याद हो तो 1 साल पहले से ही बात कर रहे हैं, जब तो इतना बड़ा कोई क्राइसिस खड़ा भी नहीं होता। हम उस वक्त आपको कहते थे कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे, और एक सालाना जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल एक मैकेनिज्म होना चाहिए इमरान खान साहब के पास, कि 5 साल होते हैं आपके पास, हर साल आप साल के आखिर में आप बैठ जाएं दिसंबर में, और उसका जो है वो पूरा जो है अप्रेजल करते हैं मिनिस्टर का। कितने मिनिस्टर हैं, आप एक एक करके बुला लें सबको, वो बोले मैं परफॉर्मेंस बताओ पिछले साल की, और नहीं है तो रीशफल करें, खत्म करें, अनटिल कि आपको 5 साल जब एंड हो तो कुछ तो आपको प्रोग्रेस नजर आए उस मिनिस्ट्री में। अब अगर प्लानिंग का मिनिस्टर इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि जब कोविड में प्राइसेस नेगेटिव हो गए थे या $10 पर बैरल आ गए थे तो आपने क्यों नहीं खरीदा, और अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी तो हंगामी बुनियादों पर चाइनीज से आप मदद ले सकते थे, जो कि जो हॉस्पिटल है वो हफ्तों में खड़ा कर सकते हैं और बड़ी बड़ी फैसिलिटीज जो बना सकते हैं महीनों में, तो आपने क्यों हंगामी बुनियादों पर ही काम नहीं किया? ये तो सवाल आपको करना है मिनिस्टर से। और ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ मिनिस्टर इनक्लेव में आके बैठ जाएंगे और बस जो है वो जो बोलेंगे आपकी सुन जाएगी, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और ना आवाम को सुननी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पहले दिन से क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए, और क्रिटिकली और इनको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखें इनको पर्क्स एंड बेनिफिट मिल रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप इतनी जो है हॉट सीट पे बैठे हुए हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को इंटरव्यू डायरेक्टली इसलिए करना चाहिए कि क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म है, इनको हटाएं, और अगर इट्स टू लेट, इनको हटाना लेट होगा तो आप डायरेक्टली आप टीवी पे आए, और मुझे लग रहा है कि वो बहुत लेट हो चुके हैं ये सब कुछ करने में, रीशफलिंग वगैरह, तो वो खुद आए टीवी पे और आवाम को ये बात अश्योर कराएं। आवाम अभी भी उनकी सुनती है, अश्योर कराएं, गारंटी दें, प्रॉमिस करें कि जैसे ही आलमी मंडी में खास तौर पे ऑयल, क्योंकि ये चीज़ को सबको ट्रिगर करता है, जैसे ही तमाम चीज़ों की जो अशिया या खुर्दनोश की और ऑयल की प्राइसेस कम होना शुरू होंगी, क्योंकि आपने बोला कि हमने इंटरनेशनल प्राइसेस से ट्राई किया, मैं आपको डायरेक्ट बेनिफिट दूंगा विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा अपना जो है ना गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा जो सब्सिडी दी थी उसके बदले हम थोड़ा रख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं, डायरेक्ट रिलीफ होगा। फिर जिस तरीके से 10-10, 15-15 रुपए बढ़ रहे हैं, उसी तरह 10-10, 15-15 रुपए कम होंगे जब आप आके इस तरह की श्योरिटी देंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ इस प्रोग्राम को आप संभाल के रख लें, ये जितनी भी क्राइसिस होते हैं वो साइक्लिकल होते हैं, वो जाते हैं ऊपर और नीचे आते हैं, और इसने भी नीचे ही आना है। तो जैसे ये नीचे आएगा, और ये बात आवाम को हम बताना चाहते हैं कि सब चीज़ें इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है, तमाम तर महंगाई को कंट्रोल करना इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंटरनेशनल फैक्टर है, और हमने आपको एक बताया भी कि आलमी मंडी में ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस है। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, हम इसको सस्पिशियस होकर, स्केप्टिकल होकर देख सकते हैं कि ये कंट्रोल डेमोलिशन तो नहीं हो रहा, एक कंट्रोल तरीके से तो एक चीज़ को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा रहा ताकि कि कोई और मुहर्रिकात हो। बिल्कुल ये वाइड ओपन है, आप इस पर रिसर्च करें, हमें भी बताएं, हम भी आपसे शेयर कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये इस पर एक डिबेट हो सकती है, ये कंट्रोल डेमोलिशन है, इसको जानबूझ के इस तरह किया जा रहा है और कौन से फैक्टर्स हैं। अगर आप द इकोनॉमिस्ट का एक और जो है फ्लैश करा सके, देखें ये CNN कह रहा है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो नाइटमेयर है,
और देखें ये सब आपको एक तरफ निशानदेही कर रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक द इकोनॉमिस्ट का जो एक और कवर है जिसमें उन्होंने एक बड़ी सिंबॉलिकली बात की है, अगर आप समझ सकें बिटवीन द लाइन, तो उन्होंने ये बात दिखाई है आपको कि जो शेल्फ्स हैं, जो अशय खुर्दनोश के हों या बाकी अशय के हों, शेल्फ वो खाली पड़े हुए हैं और सिर्फ उसमें एक एप्पल रखा हुआ है। तो ये द शॉर्टेज इकोनॉमी के नाम से उन्होंने ये टाइटल दिखाया कि वो बाकायदा प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के तहत आपको बता रहे हैं कि जो है ये कहत होने वाला है। और जब कहत होने वाला है तो आपको एज ए कंट्री क्या करना है। इमरान खान साहब को अपने प्लानिंग के मिनिस्टर और सबको ले के बैठना पड़ेगा और ये डिसाइड करना होगा कि ये ऐसी सिंबॉलिकली बातें नहीं करते, ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग होती है कि आपको बता रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको इसका हल भी बताता हूँ और इंशाल्लाह आज बहुत तफसील से एक चीज़ हम बताएंगे कि जिससे आगे क्या आपको ये देखना है कि ये आलमी साजिश है कंट्रोल डेमोलिशन की। आपको इस पैराए में भी इसको देखना है। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। आप कब तक सब्सिडी देंगे? अभी आप बात हो रहे हैं कंट्रोल सब्सिडी की। अब मुझे एक बात बताएं, आप पेट्रोल पंप पे खड़े होंगे, ओके, ये बात कर रहे हैं कंट्रोल सब्सिडी की कि मैं मतलब टारगेटेड सब्सिडी दूंगा, तो कैसे पेट्रोल पंप वाला डिफरेंशिएट करेगा कि ये गरीब आदमी है, इसको सब्सिडी देनी है, उसको नहीं देनी है? देखें, जहाँ पे जिस मुल्क में स्टैट्स का ये आलम हो कि आज तक कराची शहर की आबादी सही से आपको पता ना हो कि आबादी क्या है, और आप 4 बंदों को बता लेंगे, 4 अलग फिगर्स वो दे देंगे आपको। आप जाएं, मैं आपको बोल रहा हूँ सोशल एक्सपेरिमेंट करें, अगर आप अभी घर से बाहर जाएं और 4 अलग बंदों से और एजुकेटेड बंदों से बोले भाई कराची की आबादी क्या, एक आपको बोलेगा 2 करोड़, एक आपको बोलेगा 2.5 करोड़, और एक एग्जैक्टेड आदमी भी घूम रहा होगा वो कहेगा 3.5 करोड़ पहुंच गई है। तो समझ रहे हैं आप? तो जहाँ स्टैट्स का आलम ये हो कि कोई चीज कंक्रीट हो ही ना, वहां आप टारगेटेड सब्सिडी की जब बात करते हैं तो एक अजीब मजाक की बात होती है। ये वो वाली बातें जो कन्वेंशनल बातें, आप वो मत करें, आप वो देखें कि आप किस तरीके से करेंगे। एक तो आप टीवी पे आके ये बोलें जो हमने आपको कहा है, दूसरी बात है हमने आपको कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली बात की है। और देखें कहत में करना क्या है आपको, जब आपको तमाम इंडिकेशन जो इकोनॉमिस्ट का दिखाया, आपको CNN का दिखाया, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने सब चीज को कोविड से जोड़ने की कोशिश करी है आलमी ताकतों ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला देखें जी, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी उन्होंने जो है वो हड़तालें कर दी, उनकी ट्रेड यूनियंस ने, और इसकी वजह से पोर्ट का निज़ाम जो है वो तबाह हो गया, मतलब पोर्ट पे हड़तालें हो गई। और ट्रक ड्राइवरों को बोला हमने वैक्सीन लगाओ, उन्होंने नहीं लगाई, उन्होंने हड़ताल कर दी, ट्रक ड्राइवर शॉर्ट हो गए। यूके में आपने देखा कि बुच्चर नहीं आ रहे तो गोश्त सप्लाई नहीं हो पा रहा, भाई कसाईयों का कहत पड़ गया, ट्रक ड्राइवर का कहत पड़ गया, ठीक है जी। पोर्ट पे जो काम करते थे लोग, उन्होंने बोला भाई आप वैक्सीन लगाएं, उन्होंने हम तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ट्रेड यूनियन ने हड़ताल करी, पोर्ट जाम हो गई। ये इसको भी जोड़ना चाह रहे हैं कोविड से। देखें, आलमी ताकतों का आप गेम समझें, ये अपना एजेंडे पे होते हैं, अपना एजेंडा ये पूरा करना चाह रहे हैं कि भाई देखें वैक्सीन लगा लेते तो ये क्राइसिस नहीं होता। ये ना ये वैक्सीन का मसला है और ना ये क्राइसिस क्रिएट किया गया है। आप मतलब आप सोचिए ट्रक ड्राइवर कहाँ गए? प्री कोविड एरा से पहले जो ट्रक ड्राइवर थे वो कहाँ हैं? प्री कोविड एरा से पहले जो बुचर थे वो कहाँ हैं? क्या उन्होंने अपना प्रोफेशन बदल दिया? नहीं, जवाब है नहीं। और पोर्ट पे अगर आप वैक्सीन की हड़तालें हो रही है तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव अमला नहीं है? मतलब आप पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन जैम करके बैठे हुए? नहीं, ये कंट्रोल डेमोलिशन का मामला है। हमने आपको बताया ये प्रोटेक्टिव प्रोग्रामिंग करते हैं। देखें, इनको कैसे पता कि शॉर्टेज आने वाली है फूड की, इनको कैसे पता ये सब कुछ? ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग करते हैं। हमने आपको बहुत पहले प्रोग्राम में, हमने कोविड पे एक प्रोग्राम किया था, हमने आपको बताया था कोविड-19 के पहले केस से पहले 6 हफ्ते पहले इन्होंने पहले ही सिमुलेशन कर ली थी मैनहट्टन में, और बाकायदा बात हो गई थी कि लॉकडाउन होंगे, ये होंगे, जब किसी को पता भी नहीं था लॉकडाउन चीज क्या होती है, ठीक है ना। तो ये एक कंट्रोल डेमोलिशन है, इस पर रिसर्च करें, आपको पता लगेगा। हम आम फहम में पाकिस्तानी व्यूअर्स के बताने लगे कि शुरू कर दिए गवर्नमेंट ने इकदाम लेना, ठीक है, और वो अपने तय इकदाम ले रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि नाकाफी हैं। इस पर हम बात कर सकते हैं, काफ़ी है नाकाफ़ी है, मेरे नज़दीक वो नाकाफ़ी है, और ज़्यादा होना चाहिए। हमने पिछले प्रोग्राम में बात करी, उशर का निज़ाम होना चाहिए, गवर्नमेंट 10% जो है वो एग्रीकल्चर, हमने कितनी तफसील से बात की आपको पता है। और बाकर रजा टाइप के लोगों पर यकीन ना करें। और एक्सचेंज रेट का हमने आपको बताया था कि अननेसेसरी इम्पोर्ट आप बंद कर दें, ठीक है। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बोले कि आप कुछ जो है वो $1 बिलियन पार्क करें पाकिस्तानी अकाउंट में। हम फिर दोहरा रही है बात, ताकि एक्सचेंज रेट आपका नीचे आना शुरू हो। ओवरसीज पाकिस्तानी को आप वो कर सकते हैं कि अगले 3 महीने तक जो आपने साल के पैसे रखे हुए कि मैं भाई बकरा ईद पे भेजूंगा, ईद पे भेजूंगा, रमजान में भेजूंगा, 6 महीने बाद भेजूंगा, वो आप पैसा ऐसा करें अगले 3 महीने में भेज दें पाकिस्तान।
एकदम रेमिटेंसेस ज्यादा आ जाएंगी। ठीक है, आप अपील कर सकते हैं ना। अब ये एक इतनी आसान सी बात बता रहे हैं हम। और आप इस्लामाबाद में आप फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस करें, डोनर कॉन्फ्रेंस, वहां पे आके आपके फ्रेंड्स आए, आप बोले भाई मुझे 8 से 10 बिलियन आप पार कर। आईएमएफ से आप, आईएमएफ के फंदे में आप मत फंसे। कितनी दफा आपको मना किया है कि आप मत जाए, लेकिन आप फिर अभी फिर पाकिस्तान का जो है वो वफ्द गया हुआ है निगोशिएट कर रहा है। देखिए आप बार बार, आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि आप अगर बार बार एक काम करेंगे एक ही तरीके से और नतीजे का आप उम्मीद रखेंगे नतीजा मुख्तलिफ होगा, ये कभी भी नहीं होगा। अगर आप एक काम सेम तरीके से करे जा रहे हैं, नतीजा वही होगा। तो आप बार बार हर बार आईएमएफ की गलती फिल्म में, मुख्तलिफ होनी चाहिए। जी गलती भी तो मुख्तलिफ होनी चाहिए। वो कहते हैं ना मिस्टेक से सीखना। मिस्टेक से आप जब सीखते हैं जब मिस्टेक डिफरेंट होती है। अब आप एक ही मिस्टेक बार बार करें, नतीजा एक ही आएगा भाई। तो आप बार बार वही एफएटीएफ का रोना है, वही आप फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, ब्लैकमेल हो जा रहे हैं। तो ये नहीं होगा। रेडिकल मेजर्स लेने होंगे और आपको जल्दी लेने होंगे। एएसएफ लेने पड़ेंगे और रेडिकल मेजर्स लेने पड़ेंगे। आम आवाम को थोड़ा सब्र करना है। ये साइक्लिकल है, ऑयल प्राइसेस हम्म, डिप होंगी आगे जाके, थोड़ा वक्त लगेगा इसको स्टेबलाइज होने के लिए। गलतियां हुई हैं हमारे से, डोमेस्टिक लेवल पे भी हुई है, और सबसे जरीफी ये कि इंटरनेशनल माहौल भी ऐसा बना हुआ है। सप्लाई चेन की जो हम बात कर रहे थे, ये कंट्रोल डेमोलिशन का माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है जी। और ऐसा नहीं हो सकता। हम क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं कि प्री कोविड एरा पे जो डिमांड थी, ये उससे कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। कहाँ गए वो सप्लाई चेन, कहाँ गई? और वो इतनी जल्दी रिस्टोर क्यों नहीं हो रही? क्यों एक कहत खसा समा बनाया जा रहा है? और पाकिस्तान को फौरन फिल फॉर, या आप क्लिप उठा के रख लें मिराज का, फिल फॉर पाकिस्तान को अपनी जो फूड की जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर देनी चाहिए। उस पर बिल्कुल एम्बार्गो लगा देना चाहिए और उसको स्टोर करें आप। मैं आपको कोट करूंगा सूरह यूसुफ से, और मैं अपने व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, आप जाके इनवाइट कर रहा हूँ, वो जाके रिसर्च करें सूरह यूसुफ में। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह मियां ने ख्वाब दिखाया, जब अजीज मिस्र को सॉरी ख्वाब आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर की, तो यही कहा गया था ना कि 7 साल जो आएंगे, जो बम्पर क्रॉप के आएंगे, और उसके बाद 7 साल उसके बाद जो आएंगे वो कहत के आएंगे। जब बम्पर क्रॉप हो तो आपको उस वक्त सेव करके रखना है, गल्ला बचा के रखना है, क्योंकि जो फिर अगले 7 साल आएंगे वो कहत के आएंगे और उसमें फिर आपको वो यूज़ हो सके गल्ला। तो उस ज़माने में क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ जो मिस्र की जो है वो नीड्स को कैटर किया, बल्कि आसपास कुनान और आसपास की जो जगह थे उनको भी वो सप्लाई किया। तो आपको कुरान में ये सब मिसालें मौजूद हैं, एग्जाम्पल मौजूद है, जिससे आप सबक हासिल कर सकते हैं। इमरान खान साहब को जब ये पता लग गया है और जब हम आपको बता रहे हैं कि ये इंटरनेशनल आलमी ताकतें और शैतानी ताकतें आपको इंडिकेशन दे रही है कि फूड शॉर्टेज आ रही है, फूड शॉर्टेज आ रही है, फूड शॉर्टेज आ रही है, और ये जो प्राइसेस हैं इसलिए बढ़ रही है कि अब शॉर्टेज होगी और आर्टिफिशियल क्रिएट की जाएगी और आर्टिफिशियल ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस बताई जाएगी। आपको जब ये इंडिकेशन आ रही है तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, फौरन जो आपके अशिया खुर्दोनोश की जो एक्सपोर्ट्स हैं, पेरिशेबल की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि पेरिशेबल आप ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो रोक नहीं पाएंगे, वो ख़राब हो जाती हैं, वो आप कंटिन्यू करें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गंदम की, चावल की, जो आपके अशिया खुर्दोनोश में मेन चीज़ें हैं, घी, आटा, जो आप मेन मेन बात करें, आप फौरन उसको स्टोर करें, क्योंकि अगले जो चंद माह या अगले चंद साल आ रहे हैं, ये इंडिकेशन आलमी ताकतें कर रही हैं कि वो कहर के आ रहे हैं। आपको स्टोर करना है और कुरान के कुरानिक मॉडल पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था। जब बम्पर क्रॉप हुई तो स्टोर की, और अगले 7 साल जब कहत आया तो उसको यूज किया, ना सिर्फ मिस्र की जरूरियात को पूरा किया बल्कि आसपास कुनान, और वो पूरा वाकया कुरानी आप जाके सूरह यूसुफ में पढ़ेंगे तफसील से। ये भी आज आपका होमवर्क है, आप जाके पढ़ें। और जो लोग ये हमेशा हमें बोलते हैं कि आप कैसे मिसाल देते हैं, आप देखें कितना कुरान जो है वो रेलिवेंट है। मैं आपको बार बार इस ट्रू। पे पुश कर रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ना, आप सीखेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा ना, या सिर्फ आप जो है बंद करके बैठे रहेंगे या किसी के इशारे समंदर जवाब के की लिए आप गहराई सुनेंगे। जानने के लिए उसमें उतरना पड़ता है ना। जी बिल्कुल उतरना पड़ता है। आप सरफेस को भी टच नहीं कर रहे हैं अभी, तो हमारे लोग तो सरफेस को भी अभी टच नहीं कर रहे हैं, तो इनको तो पता ही नहीं है कि सरफेस भी क्या चीज है। ये तो सुपरफिशियल भी नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर घूम रहे हैं और ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं कि भाई ये समंदर है, ये समंदर है, ये समंदर है। नहीं भाई, आपको जाना पड़ेगा। और अगर इस मॉडल पे, कुरानिक मॉडल पे, इसकी एग्जाम्पल पे इमरान खान जरा साहब को उनके मुशीर बताएं कि सर अभी आपको जो इंतहाई इकदाम लेने उनमें से एक ये है कि आप अपनी जो फूड की जो अशिया खुर्दोनोश आप बाहर भेज देते हैं, और उसके बाद इनके मिनिस्टर ऐसे नाकिस प्लानिंग करते हैं कि वही चीज आप डबल दामों में फिर आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं जब शॉर्ट हो जाती है गंदम। अभी आप सब बंद करें, अपनी जो स्टोर करें, आगे टाइम जो है वो कड़ा आ रहा है। ये आप क्लिप संभाल के रख लें, मैं आपको बता रहा हूँ ये इंतहाई एग्जाम फौरन करना है, फिल फॉर एग्जाम करना है। और टीवी पे अगर आपका एश्योरिटी और गारंटी दे दें कि ये शायद जैसे ही नीचे जाएंगी इनकी कीमतें, मैं आपको डायरेक्ट रिलीफ दूंगा विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। कोई सब्सिडी के बदले में अलग से पैसे नहीं निकालूंगा, कोई रिजर्व के लिए साइड नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको रिलीफ दूंगा।
अगर आलमी मंडी में 20 रुपए कम हुए तो मैं 20 रुपए फी लीटर कम कर दूंगा, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कमी देखने को मिलता है, इस तरह की रिलीफ एकदम कम हो गए थे प्राइस, लेकिन मैं दूंगा। फिर आवाम का देखें आप जो है वो एतमाद कैसे बहाल होता है। आप आए तो सही, जो चीज कर सकते हैं वो तो करें, और ये इकोनॉमिक हिटमैन पे बिलीव ना करें। ये रजा बाकर और ये जो शौकत तरीन, ये यकीन करें आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, ये आपको एक सर्कल में घुमा रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का तरीका कार क्या है, आज फिर बता देता हूँ। ये पानी को इतना बॉईल करते हैं, इतना बॉईल करते हैं कि इतना बॉईल ना हो जाए कि आप उछल के बाहर चले जाएं, और इतना ठंडा ना हो जाए कि आपको ठंड लग जाए। तो ये उसके बीच में आपको रखते हैं। कभी भी आपको इस पोजीशन में नहीं आने देंगे कि आप इनका पूरा कर्जा आप दे दें, इनसे छुटकारा हासिल कर लें। कभी भी आपको इस पोजीशन में नहीं आने देंगे। आपको एक डेट ट्रैप कहते हैं इसे अंग्रेजी में, डेट ट्रैप में रखते हैं आपको, एक ट्रैप करके रखते हैं डेट ट्रैप में, कर्जों में मकरूज, और आपसे आपके फॉरेन पॉलिसी पे काबिज हो जाते हैं, आपके हर इनिशिएटिव पे काबिज हो जाते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। और बाय द वे IMF ने किया क्या था, IMF अभी भी आपको बोल रहा है कि जो आपने सब्सिडी दी हुई है चीजों पे वो खत्म करें और चीजों के प्राइसेस बढ़ाएं। पता है आपको, IMF आपको डायरेक्ट डिक्टेशन दे रहा है कि आप एग्जैक्टली। चीजों की प्राइस बढ़ाएं, सब्सिडी खत्म करें। यानी यानी वो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन करवाने में पूरा जो है वो अपना रोल अदा कर रहा है। जो आपके इन्फ्लेशन महंगाई हो रही है उसमें उसका उसका हाथ है। तो आप उसकी बात मानेंगे क्या, या आप ये रिस्क मोड ले सकते हैं कि अपनी आवाम आपके खिलाफ हो जाए और आप IMF को खुश कर दें, जबकि उसके जो 6-8 बिलियन आपको देने, मैं तो आपको कह रहा हूँ एक डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाएं, 8-10 बिलियन जमा करें और उनके मुंह पे मारें। इससे कम मैं लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता था। उनके मुंह पे मारें और बोले जाएं आप, क्योंकि आप बिला वजह की डिक्टेशन देते हैं हमें, बिला वजह के जो है ना आप हमें ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आवाम थोड़ा सा सब्र जी। करें। सारी चीजें इमरान खान के हाथ में नहीं है, जो चीजें उनके हाथ में उनको जरूर करनी चाहिए। हम कोई वो नहीं कर रहे, कोई ब्लाइंड सपोर्ट नहीं कर रहे उनका, लेकिन देखें कुछ आप ये भी समझे कि आलमी मंडी में भी कीमतें बढ़ रही हैं, और सिर्फ आप नहीं जो है वो करें। मैं अमेरिकन बात कर रहा हूँ, वहां पर ऑयल प्राइसेस जो है वो फ्यूल प्राइस डबल हो चुकी है। मतलब गैसोलीन डबल हो चुका है 1 साल के दौरान, डबल। मतलब अगर आप सोचे आपके यहाँ तो डबल नहीं हुआ, मतलब अगर आपके यहाँ पेट्रोल जो है वो 100-110 था तो आपके यहाँ 220 तो नहीं हुआ अभी। तो मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन आप जरा आलमी मंडी, अगर आप एक ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी। और जहां तक बात है ये ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस का, ये कंट्रोल डेमोलिशन का एजेंडा है, प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। आपको क्या करना है, कल भी मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि आपको स्केर्ड नहीं होना है, आपको प्रिपेयर रहना है, आपको तैयार रहना है। और वाइज आदमी तैयार रहता है, वो ये नहीं यानी आपने सोचता। घबराना देखें नहीं है। जी, आपने घबराना नहीं है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने ये उसने बोला कि आप यही कहना चाह रहे हो ना, मैंने कहा हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आप भी जानते हैं उनको, ठीक है। तो वो कह रहे हैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन घबराना नहीं है का मकसद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। उसका मकसद ये नहीं है कि आपने हाथ पे हाथ करके बैठ जाना है। गवर्नमेंट ने नहीं, इकदाम आपको ऐसे लेने कि जैसे ही एक आपको फेवरेबल चीज नजर आए, मार्केट की फेवरेबल प्राइस नजर आए, आप फौरन ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखाएं और उसका जो है फायदा फौरन आवाम को पहुंचाएं। लेकिन इसको पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आवाम को इस वक्त कि जैसे ही आलमी मंडी में चीजों की प्राइस कम होगी, मैं आपको विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, मैं आपको इसको डायरेक्ट ट्रिकल डाउन इफेक्ट दूंगा, डायरेक्ट आपको बेनिफिट दूंगा। इसको डायरेक्ट रिलीफ कहते हैं। और अब जो बजट आएगा आगे, जो आने वाला है तकरीबन आज से 5 से 6 माह बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसको कंपनसेट करूंगा आपकी ये सब कुछ उसको। और जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, आवाम देखें कितने लोग एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट्स के, गवर्नमेंट इदारों के, बहुत कम। इतने से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो गवर्नमेंट इदारों में काम करते हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं। आप मुझे बताएं जो मेजोरिटी आपकी वर्क फोर्स है वो किस क्या काम करती है, प्राइवेट ऑनर्स की, प्राइवेट में या प्राइवेट बिजनेस का। मुझे एक बात बताएं, कितनी डिसऑनेस्ट बात है। और ये अब मुबर्रा नहीं हो सकते हैं। ये मिल जाते हैं आगे आवाम के साथ कि यार महंगाई है, महंगाई महंगाई है। मुझे एक बात बताएं, जब महंगाई होती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है, नंबर्स में तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। आप उसका फायदा अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आपको पता है, अगर आपके यहाँ अगर आप वो दिखा सके, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है अगर आप वो फ्लैश करा सके, हमारे इन्फ्लेशन जो है वो ऑफिशियल फिगर ये बता रहे हैं कि 9% से ज्यादा है। मैं बोलता हूँ कुछ एशिया के मामले में 15 भी है और 20% भी है, अगर आप कैलकुलेट करें CPI। ऑफिशियल फिगर्स हमने यहाँ कोट कर दिए कि तकरीबन 9 से ज्यादा फीसद जो है वो महंगाई है, मतलब जो इन्फ्लेशन की रेट है। लेकिन लेट्स से मान भी लेते हैं कि 9 है, 10% है। आप मुझे बताएं कम से कम ये प्राइवेट बिजनेसेस हंगामी बुनियादों पर 10 से 15% तनख्वाहों में इजाफा करेंगे? नहीं कर रहे। कम से कम
10 से 15% इमीडिएटली तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए प्राइवेट बिजनेसेस को, सबको। और गवर्नमेंट उनके साथ बैठे और बोले यार देखें, ज्यादातर वर्कफोर्स आपके यहाँ काम करती है, आप कम से कम 10 से 15% जो है वो इजाफा करें तनख्वाहों में अपने एम्प्लॉइज के, ताकि वो जो ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है उसको सम वॉट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। और ये डिसऑनेस्टी प्राइवेट ऑनर्स के खाते में जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है महंगाई ज्यादा है, वो बेचारा कैसे पूरा करेगा, लेकिन वो कह रहे हैं सारा गवर्नमेंट की तरफ पॉइंट आउट कर दो। भाई गवर्नमेंट ये कर सकती है ना जो कर सकती है, जो हमने आपको बात बताई, और गवर्नमेंट इनके साथ बैठ सकती है प्राइवेट बिजनेस के साथ, और इनको थोड़ी सी टैक्स रिबेट दे सकती है, टैक्स कट दे सकती है कि भाई ठीक है इन्फ्लेशन ज्यादा है, हम आपको टैक्स कट दे देंगे, आपको रिलीफ दे देंगे, आपको परचेज पे जो है वो डिस्काउंट दिलवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे जो बाहर से है। लेकिन जो डायरेक्ट रिलीफ है अपने एम्प्लॉय को वो तो आपने देना है। कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ बैठे हर सूबे में, सूबाई गवर्नमेंट बैठे हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, और बड़े बड़े बिजनेसेस को जो ये आपके जो ट्रेडिंग यूनियंस हैं और सब कुछ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके साथ बैठे और बोले देखें ये आप अपने तई ये आप मेक श्योर करवाएं कि आपने एम्प्लॉयज को इमीडिएट रिलीफ के तौर पर 1-2 महीने के अंदर अंदर आप ये सबको आप जो है वो इंक्रीमेंट दिलवाएं 10 से 15% कम अज कम, ताकि जो इन्फ्लेशन है, अगर हम मान लेते हैं ऑफिशियल फिगर 9 से 10% है, तो कम से कम ये बैलेंस तो, अगर 10% इन्फ्लेशन है और 10% इंक्रीमेंट है, इसका मतलब है जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ा। और अगर 15%, 10% इन्फ्लेशन और 15% इंक्रीमेंट है, इसका मतलब है 5% उनके पास क्वेश्चन है एक एम्प्लॉय के हम्म। पास कि वो इन्फ्लेशन को कॉप कर सकता है। तो ये वो मेथड है कि एक तो गवर्नमेंट डायरेक्ट रिलीफ देगी, और ये है मेजर रिलीफ। देखें मैंने आपको बताया कि ज्यादातर तो बंदे जो एम्प्लॉयड हैं वो तो प्राइवेट बिजनेसेस के पास है, और वो डिसऑनेस्टी क्या दिखाते हैं, वो आवाम के साथ मिलकर रोना धोना शुरू कर देते हैं, यार महंगाई बहुत है, ये गवर्नमेंट खराब है, वो गवर्नमेंट खराब है। भाई आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो समझें। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कॉर्पोरेट ये है कि जब आपको पता है महंगाई ज्यादा है तो आप अपनी एम्प्लॉई की तनख्वाह जो है उसमें इजाफा कर दें 10 से 15%, ताकि वो इन्फ्लेशन ही ट्रेंड है उसको कॉप तो कर सके वो। नहीं, ये नहीं करेंगे, रोना धोना है और गवर्नमेंट में सब डाल देना है। गवर्नमेंट को जो करने के काम थे हमने आपको बता दिए, प्राइवेट बिजनेसेस के भी जो करने के काम है, अवाम थोड़ा सा सब्र करे और अननेसेसरी एक्स्ट्रा वैगेंट खर्चे जो हैं उसको थोड़ा सा 5-6 महीने के लिए मौखर कर दें। मैं ये नहीं बोल रहा कि ना करें, आप मौखर कर दें, क्योंकि जब आप ये मौखर करेंगे, ठीक है, तो आपको वो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो थोड़ा सा आपको कम होगा आपकी हैबिट्स की वजह से, और उसके बाद बार आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। देखिए डेस्परेट जो टाइम्स होते हैं ना, वो उसके लिए डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ते हैं। ये नहीं होगा कि आपको आलमी मंडी में आग लगी हुई है, ग्लोबल सप्लाई चेन तबाह है, और आप अपना रूटीन लेके चल रहे हैं यार मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं तो वैसी तर्ज जिंदगी अपनाऊंगा जो मेरी थी। तो आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, और हुकूमत को भी बहुत सारी चीजें करने की, हम समझते हैं कि उनको बहुत करने की चीजें वो कर नहीं रही है, और हम जहाँ लैक और इन एक्शन पे बात होती है हम बिल्कुल बचते हैं, जहाँ बजा करते हैं, लेकिन जहाँ क्रेडिट देना होता है आपको वहां देना पड़ेगा। और अगर ये इमरान खान साहब ये इकदाम कर ले जो हमने आपको बताए हैं, तो यकीन मानिए कि गवर्नमेंट को, आवाम को एक रिलीफ मिलेगा जहनी तौर पर भी कि नहीं यार अब जब कम हो गए तो हमें डायरेक्ट रिलीफ भी मिलेगी, और वो फिर हो भी ग्राउंड पे हो भी वो रियलिटी बने भी, तो वो वाली बात है। और प्राइवेट बिजनेस के इम्प्लीमेंटेशन हवाले से जरूर। जी, और प्राइवेट बिजनेस के हवाले से हम बात करें, कोई बात नहीं करता इस पे, आपने कभी सुना है किसी को ये बात करते हुए? हालांकि कभी नहीं। हमारी आपको आपको पता है ओवरवेलमिंग जो मेजोरिटी है वर्कफोर्स की वो प्राइवेट बिजनेसेस क्या काम करती है, आपको पता है ये बात, लेकिन किसी ने बात करी, उनकी वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वो बोल रहे नहीं भाई, हम सिर्फ अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करेंगे। आप देख लें सारी मार्केटिंग पे, पीएनजी को देखें, आप कोक को देखें, आप ये मल्टीनेशनल्स को देखें, कितनी हैवी मार्केटिंग करते हैं, हम नाम लेके बोल रहे हैं, लेकिन जहां बात होगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वहां पे इमरजेंसी बेसिस पे, क्योंकि आपके यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो आप में से बाहर हो रही है, आप कहें कि भाई हम, और ये गवर्नमेंट बैठे हैं प्राइवेट ओनर्स के साथ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, तो कहे कि भाई 10 से 15% तो अभी आप इमीडिएटली 1 से 2 महीने के दौरान इंक्रीमेंट लेटर्स निकाल दे सकते हैं, ताकि इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कॉप अप कर सके। और उसी दौरान गवर्नमेंट अपने सारे मेजर्स ले, जिसको हमने बताया आपको पिछले प्रोग्राम में बताया और आज भी बताएं, और वो डोनर कॉन्फ्रेंस और एक्सचेंज रेट और सब हमने बात की है, और आवाम के सामने आके इमरान खान साहब ने लास्ट नेल इन द कॉफिन के तौर पर ये बात कर दें कि दी, मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं आपको एश्योर करता हूँ, फॉरगेट अबाउट प्लानिंग मिनिस्टर, फॉरगेट अबाउट जो है वो ट्रेडिंग मिनिस्टर और दिस मिनिस्टर और दैट मिनिस्टर, मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ, अभी भी उनकी सह है, उनकी भी अभी भी उनकी क्रेडिबिलिटी है आवाम की नजरों में, कि मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ही होगा
मैं जी। आपको अश्योर करता हूँ कि मैं आपको रिलीज जी। ठीक है सलमान भाई, बिल्कुल आपने काफ़ी जामे इसके ऊपर डिस्कशन की, और इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मसला है, जाहिर है हर किसी को, आपको, मुझे और हमारे देखने वालों को और तमाम तर अवाम को डायरेक्टली ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। आई होप एंड प्रे कि इसके ऊपर जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ काम करेगी, और जो इंटरनेशनल जो एक इन्फ्लेशन के मामलात हैं उसका जितना भी इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आया है उसको जो है हद्दुल इम्कान कोशिश करेगी कि उसको मिनिमाइज कर सके उस इफेक्ट को। और आपने पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा वाज़ेह उठाया, बहुत अच्छा उठाया है कि जो हमारे प्राइवेट जो एम्प्लॉयर हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉयज़ की जो है वो तनख्वाहों में इजाफा करें, ताकि उसका भी इफेक्ट जो है वो हमारी मईशत के ऊपर दिख सके। आने वाले वक्तों में अब 2 दिन में 23 तारीख से जो है वो इमरान खान साहब का जो है वो एक ऑफिशियल विजिट भी है, 3 रोज़ा दौरा है सऊदी अरब में। तो मुझे उम्मीद है कि उस दौरे के भी मजबूत नताइज होंगे इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइसेस एंड एवरीथिंग। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जाते जाते आपके पास 1 मिनट है सलमान भाई, अगर आप उसके ऊपर कुछ कमेंट कर सकें तो। जी, उसमें आप इस 3 रोज़े से कुछ ब्रेक थ्रू जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जब बात हो रही है ऑयल प्राइसेज़ की, ऑयल प्राइसेज़ वो डेफर टर्म्स पे आपको दे सकते हैं। यानी आप कहेंगे आप ले लें अभी, अगले 2 साल बाद आप दे देना प्राइस, मतलब पेमेंट कर देना। या जो हम डॉलर कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो कोई सऊदी अरब कुछ प्लेज कर ले कि देखें जी मैं इतने बिलियन डॉलर पार करूंगा। लेकिन अब की दफ़ा अगर इमरान खान को ये बात हो, प्लेज हो, तो ये बात श्योरिटी करवा दीजिएगा कि आप अगर अचानक मांग मत लीजिएगा हमसे पिछली दफ़ा की तरह। फिर हमने आपको जी। इमरजेंसी में चाइना से अरेंज करके दिए थे। तो डेफर पेमेंट के कुछ बातें हो सकती हैं, और कुछ पार्किंग डॉलर्स करने की बात हो सकती है, और कुछ ये बात भी हो सकती है कि कोई जो है वो स्टोरेज के जो है वो कैपेसिटी पाकिस्तान में जो है वो बनाएंगे। और ये बात भी हो सकती है कोई रिफाइनरी लगाने की बात हो सकती है। लेकिन ये सब बातें जो हैं वो पहले भी हो चुकी हैं। बात वही वही है कि इम्प्लीमेंटेशन कब होता है। बहुत सारे वादे वही बहुत पहले हो चुके हैं पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान, आपको पता ही है। जी। जी। जी लेकिन बिल्कुल। हम भी वेट कर रहे हैं कि कुछ जो है वो ग्राउंड पे बात हो, जैसे चाइना ने आपको सी पैक ग्राउंड पे करके दिखाया है। इस तरीके की जी। कोई बात हो तो फिर मजा आएगा। लेकिन डेफर पेमेंट, ये छोटी सी बात है, ये सऊदी अरब दे सकता है अभी। डेफर पेमेंट की बात कर सकता है कि अभी आप खरीद लें ऑयल, पेमेंट बाद में टेम्पररी कीजिएगा। रिलीफ मिल जाएगा टेम्परेरी उससे। रिलीफ, या कुछ बिलियन डॉलर जो है मैं पार कर दूंगा। लेकिन आपके इमरान खान साहब को क्लियर कट कर देनी चाहिए बात, मोहम्मद बिन सलमान को, कि भाई आपके फिर अचानक आप मांगने मत आ जाइएगा, फिर हमें फिर चाइना से अरेंज करके देने पड़ते हैं। क्योंकि इतना बड़ा कंट्री, ये भी अजीब अनफॉर्चुनेट बात है, इतना बड़ा कंट्री पाकिस्तान जैसा कंट्री, उसको चंद बिलियंस के लिए जो है वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाना पड़ता है अपने एक दोस्त को देने के लिए पेमेंट। सो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हाथ फैलाने वाला ना बनाए, अल्लाह ताला हमें देने वाला बनाए, जी ताकि बिल्कुल। हम आने वाले वक्तों में जो है हमारे कंट्री जो है वो इस तरह से फ्लरिश करे। आज के एपिसोड एपिसोड 39 अपने ख़त्म को पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आज का शो पसंद आया होगा। आप तमाम लोगों को अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें फॉलो करने के लिए ट्विटर पर मेरी आईडी है अहमद जलील। सलमान भाई को फॉलो करने के लिए सलमान शान सैयद आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। facebook.com/तुरफ़ा-तमाशा ऑफिशियल पेज है हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम लोग अपनी दुआ में याद रखिए, और पाकिस्तान के लिए कुछ प्रोडक्टिव करते रहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई